दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और सबसे बड़ी बात जब नज़र इस बात पर होती है कि देश में सबसे अहम मुद्दा जिस पर जोर शोर से चर्चा हो रही हो, जिस पर ये सवाल मांगा जा रहा हो देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति से कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या बोला और इसका असर क्या होगा, उस पर जब चर्चा हो रही हो और उसी पर जब सवाल पूछा जाए, खासतौर से उस वक्त पर जब देश में चुनाव जारी है, यानी कि चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ये कह दे कि हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, उस पर जवाब देने से मना करते। मैं सीधी बात पर आती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से घुसपैठियों की बात की, जिस तरह से मुस्लिम वर्ग पर अपना निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा, मंगलसूत्र पर आ गए, घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें की गई कांग्रेस की, ऐसा कहकर उन्होंने कुछ बातें मिसगाइड करने की कोशिश की, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से सीधे सीधे एक्शन बन सकता है, लेकिन नहीं बन रहा है। एक्शन बनना तो दूर की बात है कि उन्होंने इस पर बोलने से भी मना कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी राय जी हैं। उन्हीं से समझते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर वाकई में चुनाव आयोग ऐसे अपना हाथ झाड़ ले तो एक बार फिर से ये चर्चा बन जाती है कि चुनाव आयोग जिसके नामकरण को लेकर जनता अक्सर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है और केचुआ आयोग तक कह देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद की जाए अब, जबकि पहले चुनाव चरण में इतना कम मतदान भी हुआ है? सर विनीता, दरअसल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं वो बयान केवल चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, वो देश के संविधान का उल्लंघन है, वो देश के कानून का उल्लंघन है और संविधान और कानून के दायरे में आता है वो अपराध है अपने आप में। और उस पर अगर चुनाव आयोग को एक्शन न ले, एक तरफ जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे तब उनके शब्दों को लेकर के चेतावनी दी थी चुनाव आयोग ने, अन्य तमाम विपक्ष के नेताओं के शब्दों को लेकर के भी चेतावनी देता रहा है। और इतने बड़े अपराध पर अगर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा है तो चुनाव आयोग की खुद की विश्वसनीयता संकट में है। और इसी का परिणाम है कि नौजवान लोगों ने इस बार चुनाव में बहुत कम एनरोलमेंट कराया है। 18 साल के जो नौजवान चुनाव के वोट डालने के योग्य हो गए उनको सबको एनरोल होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग की तमाम मेहनत और तमाम प्रचार के बावजूद उसमें से बहुत ही कम लोगों ने अपने को वोटर बनने के लिए एनरोल किया है और वोट परसेंटेज भी कम हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खराब हुई है, मशीन की विश्वसनीयता खराब हुई है और सरकार की विश्वसनीयता तो खत्म हो ही गई है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के लिए बहुत शर्मनाक है और ये देश के लोकतंत्र के लिए भी बहुत खतरा है कि चुनाव आयोग अगर ऐसे आंख मूंद लेगा, आज चुनाव आयोग ने सारी बातों पे कह दिया कि हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला है। और कहीं ना कहीं वो शंका बहुत मजबूत हो रही है कि क्या अगर दूसरी बार तीसरी बार सरकार ये बन जाती है तो लोकतंत्र को समाप्त कर देगी, क्या वो संविधान को समाप्त कर देगी, क्या वो वन पार्टी रूल लागू कर देगी, क्या वो वन मैन रूल लागू कर देगी। ये सारी शंकाएं चुनाव आयोग के इस तरीके पर, चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर और बलवती होती हैं और जनता के भीतर एक डर पैदा करती हैं। जनता बहुत भयभीत है क्योंकि लाखों लोगों की कुर्बानी से बड़ी मुश्किल से ये लोकतंत्र मिला और लोकतंत्र मिला, आजादी मिली, तो चुनाव होता है। जनता की अपनी जो नाराजगी होती है वो चुनाव में व्यक्त कर देती है, उसको लगता है सरकार हम बना रहे हैं। और लोकतंत्र में लोकतंत्र की मालिक जनता होती है, नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट, वो उसके प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। ब्यूरोक्रेट को भी जवाब देना पड़ता है अपने तरीके से और नेता को हर 5 साल बाद जवाब देना पड़ता है और जनता अपनी कसौटी उसको फिर कसती है। सर बड़ा सवाल ये है कि जिन बातों को लेकर चुनाव आयोग से ये सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला उस पर वो क्या कहते हैं, जिस पर उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया, तो वो जो उनका बयान है जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर, मुस्लिम वर्ग को लेकर कांग्रेस की बायसनेस की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में इस तरह की बातें की गई हैं, कांग्रेस ने अपनी सफाई इस पर पूरी तरह से दे दी है और मंगलसूत्र बेचने तक की बात हुई है। वनिता, सफाई की बात नहीं है। मैं कल बनारस में था, वहां पर एक डीआईजी रैंक के एक आदमी ने मुझसे कल घोषणा पत्र मांगा कि उस घोषणा पत्र में क्या लिखा है, हम जानना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया तो देश की जनता घोषणा पत्र पढ़ने लगी। जिन लोगों तक हम घोषणा पत्र नहीं पहुंचा पा रहे थे उन लोगों ने घोषणा पत्र ढूंढना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे घोषणा पत्र में सिर्फ जनहित के मामले हैं, लोकतंत्र की बहाली के मामला है, मीडिया को स्वतंत्र करने का मामला है, सारी संस्थाएं जो स्वतंत्र तय की गई थी आजादी के बाद उन सबको स्वतंत्र करने का मामला है, न्यायपालिका को स्वतंत्र करने का मामला और उसका एक वर्ग को, तो न्यायपालिका के एक पीठ को पूर्णतः संवैधानिक पीठ के रूप में कन्वर्ट करने का मामला, जो पूरे टाइम उसी का काम करेगी।
तो इस तरह के सारे मामले, महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर सबके अधिकारों का मामला है। आपने देखा कि 30 लाख रोजगार की अगर हमने बात की, अगर कांग्रेस पार्टी ने बात की है, तो अभी कांग्रेस पार्टी ने उसका शेड्यूल जारी कर दिया है कि अगर हमारी 4 जून के बाद सरकार बनती है तो इतने जून को हम ये 30 लाख पद एडवर्टाइज कर देंगे और फला तारीख को इस महीने में हम इसका इम्तिहान ले लेंगे और दिसंबर की फला तारीख को सबको ज्वाइनिंग दे देंगे, 30 लाख लोगों की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो ये सारी बातें की हैं। उसके मुकाबले में प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, उनकी निगाह औरत के मंगलसूत्र तक पहुंच गई। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि कोई आदमी जो एक औरत का मंगलसूत्र लेकर के भाग गया हो, वो दूसरे को मंगलसूत्र तक उसकी निगाह क्यों पहुंच रही है? आखिर उसका इरादा क्या है? क्या नोटबंदी की तरह, जीएसटी की तरह अगला इरादा यह है कि जितना औरतों के पास सोना गहना, क्योंकि देश को बर्बाद कर दिया है, देश पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, एक जो 54 लाख का करोड़ का कर्जा था वो 4 गुना हो गया, 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा भी और लेने जा रही है सरकार, उसने खुद घोषणा की है। देश दिवालिया होने के कगार पर है। अगर सरकार बनती है तो सरकार चलाने के लिए क्या करना होगा? तो जिन लोगों को देश की सारी संपत्ति दे दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इरादा यह है कि कुछ चंद परिवार हो जिनके पास देश की सारी संपत्ति होनी चाहिए। इनके गुरु गोलवलकर ने कहा था कि जनता को इतना गरीब बना दो कि वो सिर्फ भोजन पाने को ही अपना उपलब्धि माने, और कुछ लोगों को इतना अमीर बना दो कि वो तुम्हारी सरकार चलाते रहे और तुम्हारे सब काम करते रहे। वो गोलवलकर जो सपना था उसको बीजेपी ने पूरा किया है। इनका इरादा कुछ चंद लोगों को देश की सारी संपत्ति दे देने का है। अब औरतें डर गई हैं, आम लोग डर गए कि इनकी निगाह तो लोगों की जब मंगलसूत्र पर, घर के गहने पर चले गए, जबकि इस देश में जब पूरी दुनिया में बुरा वक्त आ गया और मंदी आ गई और दुनिया के तमाम देश बर्बाद हो गए, भारत इसलिए बचा रहा, यहाँ बचत की आदत है। यहाँ गरीब से गरीब आदमी थोड़ा बहुत चांदी और सोना रखता है, चाहे बड़े वो छोटा 1 ग्राम ही क्यों ना हो। वो एक ताकत है, वो यहाँ का रिजर्व है। वो उस रिजर्व के कारण भारत मजबूत होता है। बुरा वक्त आता है तो आदमी उसको बेच करके अपना काम चला लेता है। इसलिए इस देश को कभी संकट नहीं आया, और अगर ये रिजर्व रहेगा ये देश कभी संकट में आएगा भी नहीं। लेकिन मोदी जी की निगाह पहले आपके नोट पर गई, अब फिर उनकी निगाह आपकी खेती पर गई, आपकी जमीनों पर गई, अब उनकी निगाह आम आदमी के घर में अथवा लॉकर में रखे हुए सोने पर चली गई है। इसको लेकर के देश बहुत बुरी तरह डरा हुआ है। और मंगलसूत्र जैसी बात, निश्चित तौर पर औरतें इस पर बहुत बेचैन है विनीता जी, और इसका बहुत बुरा परिणाम भारतीय जनता पार्टी झेलने जा रही है। सर, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने कहा और जिस पर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं और जिस पर देश का चुनाव आयोग जो है वो खामोश है, कुछ भी बोलने में शायद अपने लिए मुसीबत समझ रहा है। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके
प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा, इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका जी रीता जी, अच्छा हुआ आपने वीडियो शामिल कर लिया आपने इस आज के कार्यक्रम में। मुट्ठी भर लोग दिख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। वो लोग इस प्रधानमंत्री के भाषण पर हंस रहे हैं, कुछ लोग हतप्रभ हैं और कुछ लोग उनकी बात पर ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, ना 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 ऐसे हाथ हिला रहे हैं, और उनके चेहरे दिख रहे हैं कि वो कितने लाचार है बेचारे, घेर बटोर के जैसे भी लाए गए हो, और उनको लग रहा है ये आदमी क्या बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी इतनी छोटी बात, इनकी बेचैनी क्या है कि 10 लोग, हिंदुस्तान के 10 लोगों के पास हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, और हिंदुस्तान के वो थोड़े से पूंजीपति मुश्किल से 1/10 टैक्स देते हैं। 90% टैक्स हिंदुस्तान का आम आदमी देता है। हाँ, कांग्रेस पार्टी यह सवाल तो उठा रही है कि चंद मुट्ठी भर घरानों के पास देश के 70-80 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति क्यों होनी चाहिए। आजादी जब आई थी तो यह तय हुआ था कि ऊंच नीच की खाई कब की जाएगी। बड़े से कहा जाएगा थोड़ा धीरे चलो, ये नहीं कहा जाएगा कि आप खत्म हो जाओ, उससे कहा जाएगा थोड़ा धीमे चलो और सब कुछ आप मत खरीद लो। आप एक कारोबार करते हो करो, बाकी कारोबार दूसरों को भी करने दो, और गरीब आदमी को आगे बढ़ाया जाएगा कि वो आगे बढ़े और एक जगह जाकर के ऊंच और नीच की खाई थोड़ी कम हो जाए, जो संभव समानता आ जाए, संभव समानता। यहां कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है? कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। जनगणना वैसे भी 10 साल बाद होती है, जो मोदी जी ने नहीं कराया। उस जातीय जनगणना में सारे ब्यौरे होते हैं, आप क्या करते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके पास घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, आपका कारोबार क्या है, सारी चीजें होती हैं। जातीय जनगणना में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम जातीय जनगणना करके ये पता लगाएंगे कि पिछड़े और दलित आप लोग कितने लोग हैं, कौन कौन कितने हैं, उनको क्या उनका अधिकार मिला है, और उसके आधार पर फिर एक नई न्याय की व्यवस्था करेंगे, जिससे जो लोग अधिकार संपन्न नहीं हो पाए हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो बहुत पीछे छूट गए हैं, वो चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, और विशेष रूप से महिलाएं, हम उनके लिए रास्ता तैयार करेंगे। हम उनके लिए ऐसे नीतियां और कानून बनाएंगे कि वो भी अपना हक पाए और वो भी आगे बढ़े, और वो भी समाज का बराबर का भागीदार माने। इससे मोदी जी को क्या तकलीफ है? मोदी जी एक तो चाहते कि चंद मुट्ठी पर उनके पूंजीपति दोस्त ही बड़े हो, सिर्फ वही फलते फूलते चले जाए। इस देश का आम आदमी क्यों नहीं फले फूले? मोदी जी को क्या तकलीफ है आम आदमी के सोने और गहने से? मोदी जी को क्या तकलीफ है किसी औरत के मंगलसूत्र से?
मोदी जी कब से औरत के मंगलसूत्र की चिंता करने लगे? जरा उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। और उनका भाषण सिर्फ हंसने लायक है। देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतना घटिया स्तर का भाषण कभी नहीं दिया। उनको यह बताना चाहिए कि 10 साल पहले उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, 5 साल पहले उन्होंने क्या क्या वादे किए, बीच में क्या क्या बोलते रहे, और उन वादों में से कौन कौन से वादे पूरे किए। 200, 250, 300 वादे, उनमें से एक भी तो पूरा नहीं किया, सब में झूठे साबित हो गए। यही कारण है कि जनता, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी इनके बहुत सख्त खिलाफ है। जो इनके समर्थक हैं वो वोट डालने नहीं जा रहे क्योंकि वो निराश है। वो किस मुंह से वोट डालने जाए, वो अपनी गली मोहल्ले घर में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। और जो विरोधी है वो इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं। ये दोनों मिला करके एक भारी बहुमत से विरोधी लोग, इनके जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो देश को बचाना चाहते हैं, जो देश को बनाना चाहते हैं, जो देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, वो लोग बढ़ चढ़ करके वोट कर रहे हैं। नौजवानों ने, चुनाव आयोग को भी शर्म आनी चाहिए कि नौजवानों ने आखिर वोटर बनने के लिए रुचि क्यों नहीं दिखाई। लोग वोट डालने कम क्यों निकल रहे हैं? आप तो कह रहे थे वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, बड़ी आपने कोशिश की, क्यों निकल रहे हैं? ये चुनाव आयोग की खुद की बहुत बड़ी हार है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के बारे में सोचने का वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग का गठन कैसे होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, वो किसी के कठपुतली ना हो। चुनाव आयोग टीएन सेशन जैसा हो, उस तरह का कैसे बने, इसके बारे में सोचने का वक्त आ गया है। और मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं, क्या जिस शमी का मोदी जी ने तारीफ की अभी कुछ दिन पहले अपने भाषण में, क्रिकेट की खिलाड़ी की, क्या उसको वो वही मानते हैं जो अपने भाषण में कह रहे हैं? क्या उनकी पार्टी में जो लोग और मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या उनको घुसपैठिया मानते हैं? मोदी जी को अगले भाषण में इसका जवाब जरूर देना चाहिए। और वैसे मोदी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे दायर होने चाहिए और वहां से आदेश करा करके कानून और संविधान के खिलाफ इन्होंने जो बातें की है उस पर मुकदमे कायम होने चाहिए। विनीता जी। सर, इसी के साथ में एक बार कांग्रेस ने क्या कहा ना, वो वीडियो दिखाते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कुछ वादे किए गए हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए घोषणा पत्र में लिखा गया है, धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के न्याय पत्र में आगे लिखा है, भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी सर, अब आपने इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही है जो कांग्रेस की घोषणा पत्र में है, लेकिन ये बात ना कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और बात कही है। बड़ी बात ये है कि देश का प्रधानमंत्री, यानी ये वो पद है जहां पर आप मिसलीड करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। ये कोई और नेता करता, कोई सांसद भी करता तो एक बार चलता, लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसे बोलना। विनीता जी, जी सर। विनीता जी, दुनिया के जितने बड़े अखबार हैं, आप तो अमेरिका वगैरह घूम के आई हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम देशों के, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कुछ बोलता है तो उस पर सारी दुनिया की निगाह होती है। विरोध का जो मुख्य नेता कुछ बोलता है उस पर भी निगाह रहती है, क्योंकि उसी से दुनिया तय करती है भारत के साथ अपने रिश्ते, भारत के साथ अपनी नीतियां तय करती है। आज और पिछले कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से, दुनिया के जितने बड़े अखबार हैं वो प्रधानमंत्री की तरह तरह से आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों की, प्रधानमंत्री के बोलने की, प्रधानमंत्री की नीतियों की, प्रधानमंत्री के देश के संचालन की। और अभी पिछले 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है, इसकी भारी आलोचना दुनिया के तमाम बड़े अखबारों ने किया है। मैं तो आपको राय दूंगा कि आप तो तमाम अखबारों को जानती हैं, उन अखबारों को खोल लीजिए, उनकी उन सारे जो कतरन हैं उनको निकाल लीजिए और उनको निकाल करके हिंदुस्तान को खाली दिखा दीजिए। मुझे लगता है कि आपका एक बहुत बड़ा पॉपुलर शो होगा और ये हिंदुस्तान की जनता के साथ आपका बहुत बड़ा न्याय होगा कि आप, इनका डंका कितना बज रहा है और पूरी दुनिया के जो अखबार जो किसी के चलते नहीं है,
वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शते। वो सारे अखबार भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आज क्या सोचते हैं, और किसी जमाने में नेहरू जी, इंदिरा जी या नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह या यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी, इन सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में लोगों की कितनी बड़ी उच्च भावना हुआ करती थी और क्या सम्मान हुआ करता था। और अब प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के सर को कितना नीचा कर दिया है और उस पद को कितना छोटा कर दिया है, और दुनिया में हम कितनी खराब निगाह से देखे जा रहे हैं इस प्रधानमंत्री के कर्मों की वजह से और शब्दों की वजह से। ये भारत को पता लगना चाहिए, और मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया इस पर आप एक प्रोग्राम जरूर कर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। साथ में बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका था ये खुद को उन आरोपों से मुक्त करने का जहां पर उन्हें उन पर बायस्ड होने के इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन ये भी उन्होंने खो दिया, और वो भी उस वक्त खोया है जब चुनाव चरम पर है। ऐसी स्थिति में वो लोगों का दिल जीत सकता था, लेकिन एक बार फिर से एक उस पिंजरे में कैद दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग, जहां से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन खैर 4 जून का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।